हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे कि शासन प्रणाली है क्या, पहले कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती थी, आज कौन सी शासन प्रणाली है, इन शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है तथा इन शासन प्रणालियों का जन्म कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे या इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं शासन प्रणाली के बारे में। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु, राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने बताया कि पहले एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था, फिर कुछ व्यक्तियों का शासन हुआ, फिर बहुत व्यक्तियों का शासन हुआ। कैसे ये चेंज हुआ इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था। क्या? पहले एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, अर्थात राजा का शासन। किसका शासन? राजा का शासन। राजतंत्र या राजा का शासन अच्छा था जब उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी। लेकिन जब उसकी सोच खराब हो गई, नीयत खराब हो गई, तो ये राजतंत्र क्या खराब हो गया और राजतंत्र क्या बन गया? अत्याचार तंत्र में परिवर्तित हो गया। एक व्यक्ति का शासन जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, और राजतंत्र, राजा की नीयत अगर खराब हो गई, सोच उसकी खराब हो गई, तो यही राजतंत्र अत्याचार तंत्र में परिवर्तित हो गया। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, सदियों लगेंगे चेंज होने में। ठीक है, जब राजतंत्र अत्याचार तंत्र में परिवर्तित हो गया तो इस अत्याचार तंत्र के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो कहा कि अब एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा, अब कुछ व्यक्तियों का शासन होगा। एक व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्तियों का शासन होगा। तो अब होगा शासन किसका? कुछ व्यक्तियों का शासन, जिसे कहा गया कुलीन तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन जिसे क्या कहा गया? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र भी अच्छा था जब इनकी सोच अच्छी थी, नियत अच्छी थी। कुलीन तंत्र के लोग जब इनकी सोच खराब हो गई, नियत खराब हो गई, तो केवल ये कुलीन तंत्र वाले लोग क्या अपना लाभ देखने लगे, और कुलीन तंत्र क्या अल्प तंत्र में बदल गया, अर्थात धनिक तंत्र में बदल गया। क्यों? क्योंकि अपने लिए ही धन अर्जित कर रहे थे। तो कुछ व्यक्ति का शासन जिससे कुलीन तंत्र कहा गया, और जब यह कुलीन तंत्र खराब हुआ तो इसे धनिक तंत्र, यह कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में परिवर्तित हो गया या अल्प तंत्र में परिवर्तित हो गया। अब इस अल्प तंत्र या धनिक तंत्र के खिलाफ भी लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो अब एक व्यक्ति का शासन नहीं, कुछ व्यक्तियों का शासन नहीं, अब बहुत व्यक्तियों का शासन आ गया। तो यह है बहुत व्यक्ति, बहुत से लोगों का शासन, जिसे बहुतंत्र कहा जाता है या संवैधानिक तंत्र कहा जाता है या संवैधानिक शासन कहा जाता है। ये भी अच्छा है, बहुतंत्र भी, बहुत लोगों का या बहुत व्यक्तियों का शासन जिसे बहुतंत्र कहते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन जब संविधान खराब हो जाए या संविधान की नीयत खराब हो जाए तो यह बहुतंत्र आगे चल के किस तंत्र में? भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी भीड़ तंत्र में से कोई एक व्यक्ति निकलेगा, उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकलेगा और फिर एक व्यक्ति का शासन हो जाएगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा। ये इतिहास अपने आप को दोहराएगा। ये अरस्तु ने बताया और सही भी है। हम पहले एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था, फिर कुछ व्यक्तियों का, फिर बहुत व्यक्तियों का, आजकल बहुत व्यक्तियों का शासन है। हम यहाँ पे हैं अभी। इस अरस्तु ने ऐसे शासन को क्या बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र को पोलिटी नाम दिया कि सबसे अच्छा शासन, सबसे अच्छा शासन यही है। सबसे अच्छा शासन क्या है? यही है। और जब यह खराब होगा, भीड़ तंत्र में बदल जाएगा, तो सबसे खराब शासन ये भीड़ तंत्र का हो जाएगा। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, पहले एक व्यक्ति का शासन जिसे राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, कई साल बाद या कई सदियों बाद राजा अत्याचारी हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई, तो राजतंत्र अत्याचार तंत्र में बदल गया। अब जब अत्याचार तंत्र में बदल गया तो कुछ व्यक्तियों का शासन आया जिसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। और जब कुलीन तंत्र भी क्या खराब हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई, तो कुलीन तंत्र अल्प तंत्र में बदल गया। किस तंत्र में? अल्प तंत्र में बदल गया। और अल्प तंत्र के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो अब शासन बहुत लोगों का आया, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुतंत्र कहते हैं। बहुतंत्र कहते हैं। आजकल हम यही हैं, संवैधानिक तंत्र या बहुतंत्र। और ये खराब होगा तो किस तंत्र में बदल जाएगा? भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। और जब उस भीड़ में से ही कोई एक व्यक्ति आएगा जो सबका नेतृत्व करेगा, फिर
इतिहास अपने आप को दोहराएगा और राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, सदियों लग जाएंगे, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे ये चेंज होने में। तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ये क्रम चलता रहेगा। अभी हम कहाँ पे हैं? बहुतंत्र में हैं, संवैधानिक शासन में हैं। आगे अरस्तु ने कहा, ये तो अरस्तु का वर्गीकरण है शासन प्रणाली का। आगे अरस्तु ने कहा शासन हमेशा किसके हाथ में होना चाहिए? मध्यम वर्ग के हाथ में होना चाहिए। शासन किसके हाथ में? मध्यम वर्ग के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा शासन अगर हम अमीर को, एलिट क्लास को दे देते हैं तो ये क्या करेंगे? गरीबों का शोषण कर लेंगे। गरीबों का क्या कर देंगे? ये गरीबों का क्या, ये अमीर हैं, अमीर या एलिट क्लास, अगर हम शासन इनको देते हैं तो ये इनका शोषण कर देंगे। अगर हम इन्हें शासन देते हैं, गरीबों को शासन देते हैं, तो अभाव रहता है इनमें, तो ये क्या करेंगे? इनको लूट लेंगे, अमीरों को लूट लेंगे। तो अरस्तु ने कहा हमेशा शासन किसके हाथ में होना चाहिए? मध्यम वर्ग के हाथ में होना चाहिए। अर्थात ये ओबीसी से मतलब नहीं, पिछड़े वर्ग से मतलब नहीं, क्या मिडिल क्लास लोगों से है। हमेशा शासन मध्यम वर्ग के पास होना चाहिए। ये इनसे भी संपर्क रखेंगे और ये इनसे भी, मतलब जो गरीब हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखेंगे, जो अमीर हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखेंगे। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इसी को उन्होंने क्या? पोलिटी कहा। इसी को पोलिटी नाम दिया, जिसे संवैधानिक तंत्र के नाम से जानते हैं। ये अरस्तु का वर्गीकरण है और सही भी है। हम अभी यहीं पे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शासन प्रणाली के वर्गीकरण के बारे में। ये तो रहा किस तरह का शासन रहा इतिहास में। देखते हैं शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो वर्तमान में बहुत सारी शासन प्रणालियां हैं, इनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण देखते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन उसके 2 अंगों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर विश्व में 2 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक को हम क्या संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, या मंत्रिमंडलीय प्रणाली बोलते हैं, या उत्तरदायी शासन प्रणाली बोलते हैं, अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली। और दूसरा प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली, जिसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो पहला वर्गीकरण व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर विश्व में 2 तरह की शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दूसरा वर्गीकरण करते हैं सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन। सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सत्ता क्या है? बटी हुई है। अर्थात राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के प्रकृति के आधार पर हम 2 तरह की, विश्व में 2 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। क्या? एक को हम संघात्मक कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एकात्मक। ठीक है, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर। अगला वर्गीकरण करते हैं तो सत्ता के प्रयोग के आधार पर। सत्ता के प्रयोग के आधार पर, किस प्रकार सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में, इस आधार पर अगर हम शासन प्रणाली का वर्गीकरण करें तो विश्व में 2 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक को हम लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं और दूसरे को अलोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। इसमें सैनिक शासन आएगा, तानाशाही शासन आएगा, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो सत्ता के प्रयोग के आधार पर 2 तरह की शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अगर हम संविधान के स्वरूप के आधार पर बांटें कि किस तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है, तो विश्व में 4 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक को लिखित संविधान वाली शासन प्रणाली, दूसरा अलिखित संविधान वाली शासन प्रणाली, तीसरा कठोर संविधान वाली शासन प्रणाली और चौथा लचीले संविधान वाली शासन प्रणाली। तो ये रहा शासन प्रणाली का क्या? वर्गीकरण। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, सत्ता के प्रयोग के आधार पर, संविधान के स्वरूप के आधार पर। आइए पहले की चर्चा करते हैं। इसमें आया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जन्म कैसे हुआ। पहले जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। क्या? जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। संसाधन अधिक हुआ
संसाधन अधिक हुआ करता, जनसंख्या कम जबकि संसाधन अधिक हुआ करता था, तो कोई समस्या नहीं, जिसको जहां मन करता था रहता था, जो मन करता था खाता था पीता था। धीरे धीरे क्या जनसंख्या बढ़ गई, धीरे धीरे क्या जनसंख्या बढ़ गई। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला रह नहीं सकता, इसलिए क्या जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या क्या हो गई? अधिक हो गई, और संसाधन क्या हो गए? कम हो गए। जब संसाधन कम हो गए तो समस्या आनी प्रारंभ हो गई। जब समस्या आनी प्रारंभ हो गई तो कुछ व्यक्तियों ने सोचना प्रारंभ कर दिया। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है। एक जमीन के टुकड़े को या भूमि के टुकड़े को घेरा और कहा कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी जगह है, यहाँ आप आ नहीं सकते। तो दूसरे ने देखा कि ये जाने नहीं दे रहा इस संपत्ति पे या इस भूमि पे, तो दूसरे ने कहा ये मेरी है, आप यहाँ नहीं आ सकते। फिर तीसरे ने कहा ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी भूमि है, आप यहाँ आ नहीं सकते। इस तरह क्या संपत्ति का जन्म हुआ। किसका? संपत्ति का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? संपत्ति का जन्म हुआ। और जब संपत्ति का जन्म हुआ तो वर्ग का जन्म हुआ। तेरे मेरे की भावना आ गई लोगों में। क्या आ गई? तेरे मेरे की भावना। ये मेरी संपत्ति है, तेरी संपत्ति, तेरे मेरे की भावना आ गई। अब लोग क्या झुंड में रहने लगे। झुंड में एक भीड़ के साथ या झुंड के साथ रहने लगे। कहाँ? नदियों के किनारे। कहाँ रहने लगे? नदियों के किनारे रहने लगे। क्यों नदियों के किनारे रहेंगे? जहां जल रहता है, पानी रहता है, वही लोग रहते हैं। तो झुंड बनाकर या कबीले के रूप में, आप देखे होंगे पिक्चरों में, कबीले के रूप में रहने लगे। एक कबीला इधर है नदी के उस पार, एक कबीला नदी के इस पार, एक कबीला इधर है, एक कबीला इधर है। हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था। हर कबीले का क्या? एक सरदार हुआ करता था। हर कबीले का सरदार हुआ करता था। और ये कबीले आपस में लड़ा करते थे। किसके लिए? कभी गाय की चोरी के लिए, कभी अच्छी छोरी के लिए। समझिएगा भाई, कबीले आपस में लड़ा करते थे, कभी गाय की चोरी के लिए और कभी अच्छी छोरी के लिए। गाय की चोरी के लिए पहले क्या गाय को अधन्य माना गया है, धन माना गया है, तो गाय की चोरी के लिए लड़ा करते थे और अच्छी छोरी के लिए भी लड़ा करते थे। रामायण हुआ महिला के लिए, महाभारत हुआ महिला के लिए, बाहुबली पिक्चर भी क्या किस लिए लड़ा गया? युद्ध, महिला के लिए। तो ये कभी गाय की चोरी के लिए, कभी अच्छी छोरी के लिए लड़ा करते थे। और लड़ाई में काफ़ी जन धन की क्या होती थी? हानि होती थी। तो कुछ कबीलों ने सोचा कि क्यों ना इस विवाद को सुलझाने के लिए एक थर्ड पर्सन को नियुक्त किया जाए। हमारे विवाद को सुलझाने के लिए क्या एक थर्ड पर्सन को या मध्यस्थम को नियुक्त किया कि जो भी हम लोगों के बीच, हम दोनों कबीलों के बीच विवाद होगा वो सुलझाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। धीरे धीरे क्या हो गया? यही व्यक्ति विभिन्न कबीलों को क्या देने लगा? सुझाव देने लगा। विभिन्न कबीलों को सुझाव देने लगा और यह सुझाव वे कबीले जिनको देता था वो मानने लगे। धीरे धीरे यही व्यक्ति क्या अब आदेश देने लगा। क्या आदेश? यही व्यक्ति क्या आदेश देने लगा और उसके आदेश का पालन सारे कबीले वाले मानने लगे। जब सारे कबीले वाले उनके आदेश का पालन करने लगे तो यही व्यक्ति क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। क्योंकि उसके आदेश का पालन सभी प्रजा लोग करने लगे तो ये राजा बन गया। और कुछ समय के बाद क्या ये सब एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, सदियों लगेंगे। यही राजा का पद धीरे धीरे क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा का लड़का राजा हो गया। और राजा में आगे चलकर राजा में सारी शक्तियां, राजा में क्या सारी शक्तियां निहित हो गई। वही नियम बनाता था वही क्या नियम बनाता था, वही उसे लागू करता था और वही व्यक्ति या वही राजा उल्लंघन पर दंड भी देने लगा। कहा जाता है अर्थात वही कार्यपालिका वही नियम बनाया, वही लागू किया, वही दंड भी देने लगा। कहा जाता है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बना देती है और शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है। जब राजा में सारी शक्तियां निहित होंगी, संपूर्ण शक्तियां निहित हो गई तो वो क्या हो गया? दुराचारी हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई, वो अत्याचारी हो गया। क्यों? क्योंकि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बना देती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है। तो ये काफी जनता पे अत्याचार करने लगा, राजा जनता पे अत्याचार करने लगा। और जब जनता पे अत्याचार करने लगा तो राजा के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया।
राजा के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जनता खोजने लगी किसको, राजा को, कि पाए हम उसे काट दें, मार दें। राजा डर गया और कहा कि अब हम राजा नहीं रहेंगे, राजा नहीं रहेंगे, सारी शक्तियां हमसे ले लीजिए, बस हमारे जान को आप बख्श दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम न तो नियम बनाएंगे, न तो उसे लागू करेंगे, न तो दंड भी देंगे, कुछ भी शक्तियां हमारे पास नहीं रहेगी, सारी शक्तियां हम त्याग रहेंगे, बस हमारी जान को आप छोड़ दीजिए। अर्थात मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, जान बची तो लाखों पाए। राजा ने सारी शक्तियां छोड़ दी। अर्थात क्या, गौरवपूर्ण क्रांति या क्या रक्तहीन क्रांति, इसे बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति। अर्थात बिना किसी युद्ध के मार काट के क्या हो गया, राजा ने सारी शक्तियां त्याग दी। अब लोगों ने सोचा कि अगर एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था या एक ही निकाय में सारी शक्तियां सौंप दी जाएगी तो फिर वह व्यक्ति या वह संस्था क्या हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा। इसलिए शक्तियां क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। शक्तियां क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो ऐसे बांटा गया। एक संस्था होगी जो नियम बनाएगी, एक संस्था होगी तो वो क्या करेगी, नियम बनाएगी, जिसे कहा गया विधायिका, विधायिका, विधायिका या व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव या संसद या पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं, जो क्या करेगी, नियम बनाएगी। दूसरी संस्था होगी मंत्री परिषद या कार्यपालिका, दूसरी संस्था होगी कार्यपालिका या मंत्री परिषद, अर्थात ये नियम बनाएगा पार्लियामेंट या विधायिका, और दूसरा कार्यपालिका होगी जो उस नियमों को क्रियान्वित करेगी। ये दूसरी संस्था हो गई। और एक तीसरी संस्था न्यायपालिका को स्थापित किया गया कि एक न्यायपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी जो क्या, उल्लंघन पर दंड देने का काम करेगी। अर्थात शक्तियां बांट दी गई। क्या, एक को एक नियम बनाएगा जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं या विधायिका बोलते हैं या लेजिस्लेटिव बोलते हैं, एक उसे लागू करेगा जिसे कार्यपालिका कहते हैं या एजुकेटिव बोलते हैं, तीसरा न्यायपालिका होगी अर्थात जुडिशियरी होगी जो उल्लंघन पर, नियमों के उल्लंघन पर क्या करेगी, दंड देगी। इस तरह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन संस्थाओं का जन्म हुआ। आप समझ गए होंगे। और इसी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर, इन्हीं दोनों के, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर विश्व में दो तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक को हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं और दूसरे को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम संसदात्मक शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म कैसे हुआ, कौन सी विशेषता है, ब्रिटेन और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है तो क्या दोनों एक ही तरह की है या दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।